नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है चीन एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, कि भाई जो चाइना है वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक तरीके से पावरफुल होने वाला है। ठीक है, एशिया में तो वो है ही, क्या पता वर्ल्ड लेवल पर भी हो जाए। चीन एशिया की सबसे उभरती हुई शक्ति है। चीन 1949 में स्वतंत्र हुआ और इसके बाद चीन में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई। यह व्यवस्था सोवियत संघ के साम्यवादी मॉडल पर आधारित थी। हम सब जानते हैं कि जो एक दो मॉडल थे, जब 1919 जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद, एक था साम्यवादी मॉडल, दूसरा था आपका पूंजीवादी मॉडल। तो जब चीन आज़ाद हुआ तो उसने साम्यवादी मॉडल को अपनाया, बहुत प्रभावित थे वहाँ के जो नेता थे वो। ठीक है, अब आता है चीन में पूंजीवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। अब जो माओ है ना, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था पूंजीवाद, उसको कैपिटलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जो माओ होते हैं यहाँ के जो नेता, वो मतलब साम्यवादी क्रांति अपनाते हैं और इसके बाद कठोर सरकारी नियंत्रण में और भी वृद्धि होती है। मतलब अब क्या होता है, ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसके हाथों में आ जाती है, सरकार के हाथों में आ जाती हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल रूप से, जिससे पूर्ण रूप से साम्यवाद स्थापित होता है। लेकिन अनेक समस्याएं बनी रही। साम्यवादी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सरकारी उद्योग स्थापित किए गए। अब इसमें बता रखा है कि भाई साम्यवादी व्यवस्था तो स्थापित हो गई, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम्स बहुत बनी रही। क्यों? क्योंकि भाई सरकार जो है वो सारा काम तो नहीं कर सकती। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे आबादी कम थी, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था जो आबादी है वो बढ़ गई, जिससे क्या हुआ कि अब उद्योग भी चाहिए, है ना, उद्योग भी होने चाहिए जहाँ पे लोग काम करें। बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ठीक है, अब इसमें क्या बताया हुआ है कि आज़ाद तो हुआ लेकिन बहुत सारी समस्याएं बनी रही। क्यों क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई। अब गवर्नमेंट कितना करेगी ना, कितनी कंपनियां स्थापित करेगी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, तो ये सारी समस्या आने लगी साम्यवाद में। लेकिन अनेक, जिसमें लिखा है ना, लेकिन अनेक समस्याएं बनी रहीं। साम्यवादी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सरकारी उद्योग स्थापित किए गए तथा तेजी से विकास का प्रयास किया गया। विकास का प्रयास तो किया जा रहा था, लेकिन तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण तेज आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई, तो वो हम जो एक लक्ष्य बना रहे थे विकास का, आर्थिक विकास का, वो नहीं हुआ। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन की समस्याएं बनी रही। ऐसी स्थिति में जनता के मन में विरोध को मतलब कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता था, लेकिन पूर्ण रूप से कुचला नहीं जा सकता था, इसलिए सुधार आवश्यक था। अब इसमें बता रखा है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं बताती हूँ कि जो चाइना था ना, चाइना 1949 को आज़ाद हुआ। ठीक है, आज़ाद हो गया, आज़ाद होते उसने साम्यवादी जो व्यवस्था है उसको अपना लिया। माओ, वहाँ के जो नेता थे उनका नाम था माओ। ठीक है, माओ उनका नाम था और वो पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। ऊपर उसमें बताया पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने अपनाया साम्यवाद को। अब साम्यवाद को अपना लिया। साम्यवाद में क्या होता है कि सारा जो कंट्रोल होता है वो किसके अंडर होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसके ज़्यादातर। ठीक है, प्राइवेट बहुत ही रेयर, बिल्कुल मान लो आप ना के बारे में समझ लो होता है। तो अब गवर्नमेंट ने भाई उद्योग स्थापित कर रही है, वो और भी चीज़ें स्थापित कर रही है, लेकिन कितना करेगी, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। विकास तो जो गवर्नमेंट थी वो करना चाह रही थी, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, गरीबी आ गई, बेरोजगारी पैदा हो गई, पिछड़ेपन जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लग गई। अब जो विरोध था भाई, अब लोगों के मन में शंका पैदा हो गई कि भाई क्या है, नौकरी नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें, बहुत जनता के मन में विरोध उत्पन्न हो गया कुछ समय के लिए। अब क्या है, जनता के विरोध को दबाया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं दबा सकता। तो क्या था कि जो सुधार थे वो सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, एक देश से दूसरी जगह, मतलब मान लो आप ग्लोबलाइजेशन को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए जब जो माओ है उसका जब निधन हो जाता है, उसके बाद जो नए जो नेता आते हैं, ठीक है, जिनका नाम है जियाओपिंग आते हैं, उनके नेतृत्व में जो उदारीकरण हुआ, बाजारीकरण हुआ, ठीक है, उनके लिए एक मान लो वो प्राइवेटाइज जो कैपिटलिज्म है उसको उन्होंने अपनाया कि हाँ भाई आओ हमारे देश में आप मतलब एक तरीके से जो कंपनियां हैं वो स्थापित करो। तो वहाँ के जो नेता थे माओ,
ठीक है। माओ, ये एक तरीके से पूरा एकदम तानाशाही वाला शासक था इनका, ठीक है। माओ त्से तुंग, एक तो इनके नाम भी इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा था 78 के आसपास इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। इसमें बताया हुआ है इनकी उम्र भी बहुत होती है। तो इसका जब मर जाता है, उसके बाद जो जियाओपिंग जो होते हैं वो आते हैं, उनके नेतृत्व में क्या होता है, आर्थिक उदारीकरण और बाजार व्यवस्था का रास्ता अपनाया जाता है। मतलब कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब ये जब आते हैं तो नई नई फैक्ट्री स्थापित करते हैं, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। जितना भी होता है ना, आधी चीज़ें, मतलब साम्यवाद तो था, मतलब कि कैपिटल वो कम्युनिज्म तो था, लेकिन अब इसके साथ साथ थोड़ा सा लिबरल भी हो जाता है कि भाई दूसरे देश के जो लोग थे वो भी व्यापार करने आ रहे थे। चीन के लंबे इतिहास के अनेक विरोधाभासियों की तरह एक यह भी है कि साम्यवादी देश पूंजीवादी रास्ते पर चले इस कदम को सैद्धांतिक जामा पहनाने के लिए चीन की साम्यवादी पार्टी ने इसे बाजारी समाजवादी व्यवस्था की संज्ञा दिया। अब इसमें बताया हुआ है ये जो चीज़ हुई कि ये जो नेता है इनके जियाओपिंग, ये बहुत अच्छे थे और इन्होंने क्या किया, जो बाजारीकरण है उसको अपनाया, ठीक है। एक तरीके से कहते हैं ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जिससे होता है कि जो दूसरे देश के लोग होते हैं वो हमारे देश में आके व्यापार कर सकते हैं और अपना सामान वगैरह जो भी चाहो उसको मतलब आराम से बेचवा सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी इसको बोला गया बाजारवादी व्यवस्था की इसको संज्ञा दी गई। अब नेक्स्ट इसमें क्या बताया हुआ है कि चीनी अर्थव्यवस्था में सुधार की, जो चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सुधार कैसे हुआ। चीन की साम्यवादी व्यवस्था में 1970 के दशक में सुधार आरंभ हुआ। यह सुधार केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं थे, बल्कि राजनीति में भी कई सुधार किए गए। इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था को वर्तमान में महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचाया, जिसके बाद चीन विश्व का शक्तिशाली देश बन गया। अब क्या बता रखा है कि भाई जब 1970 आया उसके दशक में क्या हुआ कि सुधार शुरू हुए, क्योंकि जब वो मर गया, ठीक है, माओ जो था वो मर गया, उसके बाद जो सबसे पहले आर्थिक लेवल पे जो था सुधार किए गए, फिर आपका आता है राजनीति, मतलब पॉलिटिक्स में भी सुधार कुछ ना कुछ किए गए। उस वजह से ही जो आज जो चीन का जो स्थान है ना वो यहाँ तक पहुँच पाया चीन। उसकी अगर हम हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो एकदम नहीं आया बन के कि हाँ ठीक है भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया, ऐसे नहीं बना, काफ़ी टाइम लगा उसको बनने में। 1973 में 73 में कृषि उद्योग सेना आदि का आधुनिकीकरण किया गया। अब क्या था भाई, वो 78 में मरा है, ठीक है। 78 से पहले ही 78 में मरा ना, हाँ। तो 73 में इसमें क्या हुआ, कृषि जो उद्योग है उनका वो सेना की जो आपकी जो आर्मी होती है भाई उनका आधुनिकीकरण किया गया, मतलब एक तरीके मॉडर्नाइजेशन किया गया। मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही खराब है, ठीक है। आधुनिकीकरण किया गया। फिर आता है 1998 में SEJ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था वो बनाया गया, ठीक है। फिर आता है 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन, मतलब कि जो WTO है उसका सदस्य भी बन गया। फिर आता है आपका 1982 में कृषि का निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण का मतलब क्या था कि जो किसान होगा ना, पहले ऐसा था कि भाई जो किसान था ना वो अपनी जो भी फसल उगा रहा है उसको जो आपका जो गवर्नमेंट थी उसको देना पड़ता था, जो भी वो ब्याज दर होता था वो उसको इतना अच्छा प्रॉफिट वगैरह भी उसको नहीं मिल पाता था। और फिर ना लोगों में एक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, मतलब कि कंपटीशन नहीं था कि हाँ ठीक है ना गवर्नमेंट को तो देना है, बहुत कम पैसे आते थे। लेकिन बाद में क्या किया, उसका निजीकरण कर दिया, उसको प्राइवेट कर दिया कि भाई जो किसान है वो इतना 1% इतना देगा, जितना भी परसेंट जो गवर्नमेंट बताएगी वो देगा, बाकी वो अपने यूज़ के लिए भी कर सकता है, इस तरीके से। फिर क्या हुआ, इससे कंपटीशन बढ़ गया लोगों में कि ना अच्छा माल प्रदान करने की और भी फसल उगा सकता था, उसकी भावना लोगों में आ गई। फिर आता है 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई गई। खुले द्वार की नीति वही कि आओ और हमारे देश में व्यापार करो, और चीन में आयात निर्यात को बढ़ाया गया। मतलब कि फिर क्या था, जब खुले द्वार की नीति अपनाई तो उससे आयात भी बहुत ज़्यादा किया। आयात मतलब कि लेना,
निर्यात मतलब कि करना, ठीक है। मतलब आयात अगर आप समझ सकते हो कि अगर मैंने चीन से चावल चीन ने जैसे चावल को किसी दूसरे देश भेज दिया, भारत ही भेज दिया, तो ये क्या हो गया, आयात हो गया। सॉरी मैं गलत बता रही हूँ। आयात मतलब होता है हमारे देश में आना और निर्यात मतलब होता है जाना। तो अगर भारत से कुछ चीन में गया है तो वो उनके देश में आयात हो गया, और अगर उन्होंने चीन ने मान लो कुछ दूसरे देश को बेचा है तो वो निर्यात हो गया। तो ये जो सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया सब 1978 में। नेक्स्ट इसमें क्या बताया हुआ है, उन सुधारों के फलस्वरूप होगा, वैसे फलस्वरूप चीन में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हुआ, बेरोजगारी कमी आई तथा विश्व अर्थव्यवस्था में चीन के महत्व में वृद्धि हुई। इस प्रकार चीन वर्तमान समय में एक बड़ी शक्ति बन गया। अब बता रखा है कि जब दूसरे देश के लोग चीन में आके अपना व्यापार करने लगे, अपनी कंपनियां स्थापित करने लगे, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे उनको रोज़गार मिलने लग गया, तो बेरोज़गारी में कमी आ गई। फिर वहीं के कुछ लोग ऐसे थे जो भाई जो अपनी कंपनियां वगैरह खोल रहे थे या फिर अपना कोई भी बिजनेस कर रहे थे, तो फिर क्या था, उससे बेरोज़गारी धीरे धीरे बिल्कुल कम होती गई। तो आज जो चीन इतना वर्तमान समय में जो चीन इतना शक्तिशाली बन पाया, वो कुछ उसके रीजंस हो सकते हैं। फिर आता है चीन की वर्तमान स्थिति। अब जो चीन है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कैसी है, तो ये है आपका सैन्य आधार पर। मतलब कि अगर आप सैनिक आधार पर देखो कि आप आर्मी के उससे देखोगे तो चीन की वर्तमान स्थिति कैसी, सैन्य आधार पर। चीन ने कुछ वर्षों में तेजी से सैनिक विकास किया। मतलब अब देखा जाए तो चीन ने क्या किया है, कुछ वर्षों से सैनिक विकास किया भाई बहुत तेजी से। चीन ने 1964 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। हमने तो काफ़ी बाद में जाके किया है शायद, है ना, तो सफल रहा है हमारा परीक्षण, तो हमने भी किया था इस टाइम पे, बट हमारा सफल नहीं हुआ। तो 1964 में चीन ने क्या हुआ, सफल परमाणु परीक्षण कर दिया, लेकिन धीमी आर्थिक समृद्धि के कारण सैनिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। मतलब लेकिन आर्थिक रूप से क्या था कि भाई इतना अच्छा था नहीं, तो क्या हुआ था, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी सैनिक विकास में। परंतु वैश्वीकरण के बाद सरकार की स्थिति कमज़ोर हो गई और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिल गया। अब क्या था कि जब वैश्वीकरण आ गया तो जो सरकार है उसकी स्थिति कमज़ोर पड़ गई और तकनीकी विकास को ज़्यादा बढ़ावा मिला और नई नई चीज़ें आ गई। होता है वैश्वीकरण का प्रभाव कि जब जो चीन है, चीन के अंदर जब वैश्वीकरण आ गया, एक देश से उदारीकरण आ गया, ठीक है, बाजारीकरण आ गया, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा चीन पर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आया, जो इम्पैक्ट क्या पड़ा। चीन ने 1978 में वैश्वीकरण की खुले द्वार की नीति को अपनाया। खुले द्वार की नीति क्या होती है, आओ और हमारे देश में व्यापार करो, ठीक है, इस तरीके से। जिससे चीन में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हुआ और रोजगार में वृद्धि हुई। कि जो जब खुले द्वार की नीति अपनाई कि हाँ भाई लोग आ रहे हैं और चीन में व्यापार कर रहे हैं, अपनी बिजनेस अपनी कंपनियां स्थापित कर रहे हैं, तो रोजगार बढ़ रहा है, गरीबी कम हो रही है तथा गरीबी में कमी आई। वहाँ की सरकार आय में वृद्धि, वहाँ की जो आय है, सरकारी आय है, उसमें वृद्धि हुई। चीन में विदेशी मुद्रा निवेश की मांग बढ़ गई। अब क्या है, विदेशी मुद्रा जो होती है, पूंजी जो होती है, उसकी जो निवेश था उसमें उसकी मांग काफ़ी अच्छी थी। है पढ़ चीन की विकास दर 10। अब जो चीन की जो विकास की दर है वो 10% से भी अधिक है। अभी के टाइम की बात कर रहा है, जो सर्वोत्तम है, मतलब काफ़ी ठीक है वो। इसका विदेशी मुद्रा भंडार 610 अरब डॉलर है। अमेरिका और जापान के बाद आज चीन में विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत है। अब इसमें बता रहा हूँ कि भाई हाँ, इन देशों के बाद क्या है, इतनी बड़ी ताकत है क्या। अब आता है वैश्विक अर्थव्यवस्था। वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी है, वैश्वीकरण के बाद चीन में संपूर्ण विश्व को आकर्षित किया। मतलब पूरे विश्व को किसने आकर्षित किया, चीन ने। इसलिए यूरोप और यूएसए की कंपनियों ने बड़े पैमाने पर चीन में निवेश किया। मतलब कि जब चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई तो उस टाइम पे काफ़ी जो लोग थे, देश थे, उन्होंने क्या किया, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोप,
यूरोप और जो यूएसए था उसने बड़े पैमाने पर चीन में बहुत ज़्यादा निवेश किया, कंपनियाँ वगैरह स्थापित करी, उद्योग स्थापित करे। लेकिन चीन में बड़ी सस्ती वस्तुओं के कारण विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों ने व्यवसाय के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। चीन में क्या था, थोड़ा सस्ती थी वस्तुएं, ठीक है। जैसे ये बताओ ना, चीन का सामान थोड़ा सस्ता मिलता है। चीन में बनी उपभोक्ता वस्तु सस्ती है, मतलब चीन में कोई भी वस्तु बनेगी वो सस्ती है, वो बिकती भी सस्ती है एक तरीके से। अतः इस क्षेत्र में चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। अब अलग अलग कंपनियां भी उसमें स्थापित हो रही हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, तो भाई बनेगा ही ना अच्छा। तो एक वैश्वीकरण भी काफ़ी अच्छा मतलब उभर कर आया चीन सामने। और क्या बताया उसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थिति, मतलब ये यूएनओ है, उसमें किस तरीके की स्थिति है चीन की। चीन यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है। आपको पता होगा कि ये स्थायी सदस्य है, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और बाकी अस्थायी होते हैं। तो जो आपका जो चीन है, चीन के स्थायी सदस्य है, इसलिए सुरक्षा परिषद में कोई भी निर्णय उसकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। और वहाँ पे अगर वो वीटो पावर लगा देगा तो फिर हो ही नहीं सकता। भारत क्यों नहीं बन पा रहा सदस्य, क्योंकि ये जो चीन है वो हमेशा वीटो पावर लगा देता है, क्योंकि चीन को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की शक्ति है। और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें ये बता रखा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी कुछ मुद्दे होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें क्या बताया आप देख सकते हैं, पॉइंट 5, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसकी क्या स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की स्थिति में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि चीन के आर्थिक विकास के कारण अब चीन में वैश्विक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। अब इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखेंगे तो चीन में मतलब काफ़ी वृद्धि हो रही थी, आर्थिक विकास हो रहा था। तो वैश्विक जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। जैसे 2009 में G20 की बैठक में चीन ने ये प्रस्ताव रखा कि डॉलर के स्थान पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा देनी चाहिए। अब जो चीन था उसने बोला भाई जब G20 हुआ उसने बोला कि भाई डॉलर के स्थान पे कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा रखो, कुछ इंटरनेशनल जो मुद्रा है उसको रखो, वो ज़्यादा सही रहेगी। इसी प्रकार 2001 के बाद चीन WTO का सदस्य बना, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लग गया। अब जब ये सदस्य बन गया बाद में, तो सबकी अर्थव्यवस्था जो उसको करने लग गया एक तरीके से कंट्रोल। तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के मामले में मतलब चीन क्या है, किस तरीके से पहुंचा उसकी। चीन की उभरती हुई शक्ति को चीन की तकनीकी वृद्धि से समझा जा सकता है। अब भाई जो जिस तरीके से उभर रहा है ना, अगर कोई तकनीकी रूप से उभरता है ना देश, तो तब उसको एक तरीके से हम देखते हैं काफ़ी मतलब फेमस होता है वो। वैश्वीकरण और विदेशी कंपनियों के प्रभाव से चीन में तेज़ी से विकास हुआ। अब क्या है, जब वैश्वीकरण आ गया और विदेशी कंपनियां वहाँ पे स्थापित हो गई, तो चीन में क्या हुआ, तेज़ी से विकास हो जल्दी, जिसके बावजूद चीन में नकली वस्तुओं में वृद्धि हुई। अब एक कंपनी मान लो बन गई, फिर क्या है, उसके सेम दूसरी बनेगी तो वो नकली बनेगी। अब एंड में आप इसका निष्कर्ष लिखते हो, क्योंकि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज चीन की अर्थव्यवस्था में वो सभी गुण मौजूद हैं जो एक महाशक्ति शक्ति में होनी चाहिए। इसलिए आज चीन सही मायनों में एक शक्ति के रूप में उभरा। और यदि विश्व की अर्थव्यवस्था को कोई चुनौती दे सकता है तो वो कौन है, वो चीन ही है। बस इसके बाद इतना ही आप इसमें लिख सकते हो। थैंक यू।